What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों तुम में से बहुत लोगों ने ग्रोइंग अप एक गेम खेली होगी, इट्स कॉल्ड प्रिंस ऑफ पर्शिया। बट ज़्यादातर लोग इसको टू थ्रोन्स के टाइम से, सैंड्स ऑफ टाइम या वॉरियर विदिन के टाइम से जानते हैं। उससे पहले कितनी लंबी हिस्ट्री रही है इस गेम की, इसके बारे में कोई नहीं जानता। एंड ऑल्सो इस गेम का डाउनफॉल कैसे आ गया ये कोई नहीं जानता। इवन ऑल आई नो इज कि दिस वॉज लेटर कन्वर्टेड इनटू असैसिन्स क्रीड क्योंकि सेल नंबर्स कम हो गए थे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, तो आओ आज इसी के बारे में जानेंगे। द वीडियो इज कॉल्ड द राइज एंड फॉल ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया। इट्स बाय लेजी असैसिन। प्रिंस ऑफ पर्शिया एक ऐसी सीरीज है जो हर इंडियन गेमर के कंप्यूटर में मिला करती थी एंड हमने इसे बहुत एंजॉय किया है। ज्यादातर लोग को सिर्फ सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायलॉजी के बारे में ही पता होगा, बट ये गेम सीरीज 1990 से चलती आ रही है और सुपर हिट भी है। बट पिछले 10-12 साल में देखें तो इसका कोई भी बड़ा गेम नहीं आया है। आज की इस वीडियो में जानते हैं द कंप्लीट राइज एंड फॉल ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया सीरीज। इसको एंड तक देखना। ओ बाय द वे, जहां तक मुझे याद है अभी 2026 में कुछ ऐसी बात चल रही है कि सैंड्स ऑफ टाइम का रीमेक बनाने वाले हैं, वो ग्राफिक्स वगैरह चेंज करके। आई रियली होप इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज दे आर डूइंग द सेम थिंग विद असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग। ब्लैक फ्लैग was one of the most loved and successful games of Assassin's Creed series. उसको अभी वो रीमेक करने वाले हैं 2026 में and both the remakes are confirmed by Ubisoft. So I really hope they do justice to those remakes क्योंकि अगर वो खराब निकले तो हमारी मेमोरीज भी खराब हो जाएंगी उस गेम की। कि आपको बहुत कुछ पता लगेगा जो पहले नहीं पता था। थोड़े स्पॉयलर्स भी होंगे स्टोरी को लेके एंड हाँ, लाइक जरूर करना भाई, बिकॉज ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत काफी लगती है पर व्यूज थोड़े कम आते हैं। अब कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन मेशनर से, जो वैसे तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे बट उनको कार्टून्स एंड एनिमेशंस बहुत पसंद थी। अब ड्राइंग बनाने में उनका हाथ थोड़ा सा तंग था, तो इसलिए उन्होंने कंप्यूटर का यूज करके ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस बनाना शुरू किया। ऐसा करके उन्होंने अपना पहला गेम बनाया कराटे का। इसमें हम जापान में होते हैं और प्रिंसेस मारिको को बचाने जाते हैं फ्रॉम इविल अकुमा। अब 1984 दिस गेम भाई, अगर तुम्हारे पास गेम बॉयज, निंटेंडोज थे, तुम लोग ने ये गेम डेफिनेटली खेली होगी। मैंने बचपन में बहुत खेली थी ये। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाया। आई वाज लाइक टू स्मॉल और मुझे पता नहीं क्यों कंट्रोल समझ नहीं आते थे, या कह लो रिफ्लेक्स इतना अच्छा वेल डेवलप्ड नहीं था कि मैं समझ पाऊँ कि कैसे प्रॉपरली खेलना है। बट मैं 3rd-4th एनिमी तक जाके हार जाया करता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स। के हिसाब से ना गेम पे ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस बहुत बढ़िया थे, इसलिए वो गेम की 5 लाख कॉपीज बिक गई और उसको पब्लिश करने वाली कंपनी ब्रॉडरबर्न को भी खूब फायदा हुआ। सो उन्होंने कहा कि मेशनर भैया एक और गेम बनाओ, साथ में पैसा कमाएंगे। तो हमारे मेशनर जी लग गए एक नए गेम का आइडिया खोजने, जो ऑब्वियसली प्रिंस ऑफ पर्शिया होने वाला था। अब उन्होंने दिमाग लगाया एंड सोचा कि यार पहला गेम इसलिए चला था क्योंकि उसमें एशियन सेटिंग थी, तो नेक्स्ट गेम में भी एशियन सेटिंग रखनी जरूरी है। उस टाइम पे वो 1001 नाइट्स पढ़ रहे थे, जिससे उन्हें आइडिया आया मिडिल ईस्टर्न सेटिंग का। बाकी रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क मूवी का तो हर कोई फैन था उस टाइम पे, सो इसलिए उन्होंने अपने भाई डेविड से कहा कुछ कलाबाजियां करने के लिए। एंड वो कैसे भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, स्वॉर्ड यूज कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड की। मैं गेम देख पा रहा हूँ, ये सारे मूवमेंट्स की वजह से मैं वो गेम देख पा रहा हूँ जो मैंने खेली हुई है किया, ताकि रियल जैसी एनिमेशन बनाई जा सके। बाकी पर्शियन बेस्ड थीम म्यूजिक उनके फादर फ्रांसिस ने लिख दिया था। तो बिल्कुल इंडियाना जोन्स की तरह ही गेम का प्रोटैगनिस्ट प्रिंस बहुत सारी पजल्स एंड ट्रैप से बच के अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेगा। एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा गेम में? ऑब्वियसली सुंदर सी प्रिंसेस, जिसे एक बुरे ऑलवेज चमड़ी मैटर भाइयों। आदमी जानलेवा ट्रैप्स में से निकल के जा रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, क्यों? चमड़ी मैटर ऑलवेज। ने बंदी बना लिया टावर के ऊपर एंड आपके पास सिर्फ 60 मिनट से सारे ट्रैप्स, एनिमीज एंड इवन शैडो प्रिंस से लड़के उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो मर जाएगी। ऑब्वियसली ऑप्शन ए चूज करके वजीर से शादी थोड़ी करेगी। तो इतने सिंपल बट एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग गेम प्ले में जब आप बेहद स्मूथ एनिमेशंस और हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डाल दोगे तो ऑनेस्टली एनिमेशंस बहुत स्मूथ लगते थे कंपेयर टू द अदर गेम्स वी हैड। आई रिमेंबर हमारे कंप्यूटर लैब्स में, आई डोंट नो, किसी सीनियर ने इंस्टॉल कर दिए होंगे या पता नहीं किसने इंस्टॉल किए होंगे ये गेम्स, बट 3 कंप्यूटर्स थे। एक में पिन बॉल था, एक में ये वाली प्रिंस ऑफ पर्शिया थी और एक में लायन किंग थी। तो बच्चों की ना लड़ाई हुआ करती थी टू सिट ऑन दोज कंप्यूटर्स पर्टिकुलरली, क्योंकि जैसे ही टीचर की नज़र घूमती थी वो टैब स्विच करके ये गेम्स खेलने लग जाते थे एंड इट यूज्ड टू बी वेरी फन भाई। गेम सुपर हिट तो होना ही था। एंड मैं बता दूं ये साल 1989 था जब बहुत बड़े बड़े गेम्स रिलीज हो रहे थे, लाइक सिम सिटी, सुपर मारियो लैंड, मेक वॉरियर। लेकिन इतने बड़े गेम्स के बीच भी इस नए गेम ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली। इसके इनफैक्ट रोड रैश भी मुझे याद आती है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली उस टाइम पे ना कंप्यूटर्स लग्जरी हुआ करते थे। आजकल भी मैं सोचता हूँ कि शायद हर घर में कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, बट उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेयर थे। तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू हैव कंप्यूटर्स इन आवर होम्स एंड प्ले दीज गेम्स। तो
मैं पर्सनली कभी भी ये गेम्स कंप्लीट नहीं कर पाया जब तक मेरे घर में एक पर्सनल कंप्यूटर नहीं आ गया। उसके बाद मैंने कभी जाके रोड रैश कंप्लीट की है, नहीं तो मैं फर्स्ट सेकंड स्टेज से ऊपर कभी जा नहीं पाता था, क्योंकि 30 मिनट का पीरियड होता था, उसमें भी लड़ाइयाँ चल रही होती थी कौन पहले खेलेगा और कौन बाद में। इसलिए ब्रॉडरबंड एंड मेशनर को काफी अवार्ड्स मिले एंड इवन डिज्नी की जो 1993 में मूवी आई थी अलादीन के ऊपर, उसने गेम से थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ली थी। बाकी गेमर्स ने स्पीड रनिंग चालू कर दी थी गेम की। इन शॉर्ट प्रिंस ऑफ पर्शिया का सीक्वल आना कंफर्म नहीं था, बट नेक्स्ट गेम ना थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज मेशनर चले गए थे फिल्म मेकिंग सीखने। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने पार्ट 2 पे वर्क स्टार्ट किया एंड इस बार ग्राफिक्स पे काम करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पिछले गेम के इतने बढ़िया थे कि 4 साल बाद भी दूसरे गेम्स उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। सो उन्होंने कट सीन्स एंड ऑडियो डालने पे ध्यान दिया। स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हुई जहां प्रिंस ने शादी कर ली है प्रिंसेस से और अब वो सुल्तान के किंगडम को संभाल रहा है। बट बुरा वजीर, जिसका नाम एक्चुअली जफर है, वो अब काला जादू करके प्रिंस का भेष धारण कर लेता है। इस गेम में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज क्या थी जो मुझे याद आती है, उसका जंप मैकेनिक। एग्जैक्टली लेज पे कहाँ जंप करना है जिससे तुम दूसरे लेज पे लैंड कर पाओ सक्सेसफुली, वो इस गेम का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था। नॉट द स्वॉर्ड फाइटिंग, नॉट द पजल सॉल्विंग, बट द जंप्स देमसेल्व्स। तुम्हें डर लगता था लेज पे कि भाई 1 सेकंड अगर मैंने गलत जंप मारी तो या तो ये पहले ही गिर जाएगा या फिर ये पहुंच नहीं पाएगा। एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस गेम। से प्रिंसेस धोखा खा जाती है और असली प्रिंस कहीं दूर आइलैंड में जाके फंस जाता है। तो प्रिंस को अपना नया मैजिक कारपेट यूज करके प्रिंसेस को बचाना है और वजीर को हमेशा के लिए। ब्रो, दिस मैजिक कारपेट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस अलादीन गेम जो बाद में आई थी ऑब्वियसली इस गेम के, बट उसने इन मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया था, बहुत अच्छे से, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल गेम। एंड कर देना है। तो ऐसी स्टोरी होगी विद अगेन बढ़िया ग्राफिक्स, फिजिक्स एंड एनिमेशंस। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया 2 द शैडो एंड द फ्लेम फिर से 1993 का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट तो बनना ही था। बस एंडिंग में एक ट्विस्ट छोड़ा गया था जिसका मतलब ये था कि भाई थर्ड गेम भी आएगा, बट मेस्टर भाई के कुछ और ही प्लान्स थे। वो एक डिफरेंट गेम पे वर्क करने लग गए थे जिसका नाम था द लास्ट एक्सप्रेस। अब ये गेम था तो बहुत ही अच्छा, पर ब्रॉडरबंड ना उसे अच्छे से मार्केट नहीं कर पाया एंड जब सब गेम्स 3D बनना चाह रहे थे, वो एक पॉइंट एंड क्लिक गेम था। तो इस वजह से वो गेम 1997 का बहुत बड़ा फेलियर रहा एंड कंपनी को $6 मिलियन का नुकसान हुआ। इतने बड़े लॉस के बाद वो अब गेम से थोड़ा सा दूर रहने लगे। बट फिर रेड ऑफ एंटरटेनमेंट उनके पास एक आइडिया लेकर आया 3D प्रिंस ऑफ पर्शिया का एंड मेशनर को ये आइडिया काफी अच्छा लगा, तो वो लग गए इसकी स्टोरी लिखने एंड इसे डिजाइन करने में। इस बार स्टोरी वजीर के बारे में नहीं बल्कि प्रिंस के अपने भाई आसान से मिलने के बारे में होती। दिस वाज द टाइम जब डेव जैसी गेम्स काफी फेमस होना शुरू हो गई थी। आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट 3D गेम्स एवर, डेव, अगर तुम्हें याद हो तो, जो आगे चल के उसे धोखा दे देता है एंड फिर से प्रिंस को अपनी वाइफ को बचाना होगा फ्रॉम हिज कजन जो एक्चुअली में हाफ मैन एंड हाफ टाइगर है। इस बार मोशन कैप्चर किया गया, हेल्थ पोशंस डाले गए, बट एक चीज में कमी रह गई एंड वो थी टेस्टिंग। सो 1999 में जल्दबाजी में गेम रिलीज करने के चक्कर में उसमें बहुत बग्स रह गए। इवन वो गेम टूम रेडर की कॉपी भी था, तो इसलिए अच्छे लेवल, स्टोरी एंड ग्राफिक्स होने के बाद भी गेम फेल हो गया। और बैक व्हेन टूम रेडर डिड नॉट हैव एनी कर्व्स भाई। कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके साइड में ही कंपनी में चेंजेस भी काफी हो रहे थे। TLC ने ब्रॉडरबंड को खरीद लिया था, बट फाइनेंशियल लॉसेस के बाद मेटल ने TLC को खरीद लिया। उसकी नई CEO लॉस मेकिंग चीजों को बेचना चाह रही थी एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया उस लिस्ट पे था, बट फॉर्चुनेटली यूबीसॉफ्ट की नजर पड़ गई उस पे। यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल उस टाइम पे टॉम क्लैंसी स्प्लिंटर सेल पे काम कर रहा था विद एन एम ऑफ ब्रीदिंग न्यू। Splinter Cell has always been one of the finest games out there. I don't know what happened to Ubisoft. They probably just lost love for their work. It was all about कितना ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है एक प्रोजेक्ट में से, and not about कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है at some point. इसीलिए उनके गेम्स ओवर टाइम खराब होते चले गए। नहीं तो भाई स्प्लिंटर सेल खेलना बचपन में, it was one of the best games ever. लाइफ इनटू द एक्शन एडवेंचर जॉनरा एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया सीरीज में उन्हें वो बात दिखी, तो इसलिए उसकी पब्लिशिंग राइट्स खरीद ली एंड गेम के असली ओनर मेशनर को वो यूबीसॉफ्ट में लेकर आए। 2 गेम्स फेल होने के बाद वो नए प्रिंस ऑफ पर्शिया पे काम नहीं करना चाहते थे, बट जब प्रोड्यूसर यानिस मेलेट ने उन्हें कुछ 3D एनिमेशंस दिखाए जहां पे प्रिंस वॉल के अलोंग भाग रहे एंड एक लैडर पे कूदता है, ये देख के मेशनर भाई का दिल पिघल गया और वो मान गए एक नया गेम बनाने के लिए जहां स्टोरी और गेम प्ले सब कुछ नया होगा। स्टार्टिंग में वो स्टोरी लिख रहे थे, वॉइस एक्टर्स को डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट किया मॉन्ट्रियल में
और फुल टाइम डिजाइनर बन गए गेम के। फाइनली नवंबर 2003 में प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम रिलीज हुआ। इस बार प्रिंस अपने फादर के साथ इंडिया में महाराजा को हराने आया है, बट फिर से एक बुरे वजीर ने उसे धोखा दिया और सैंड्स ऑफ टाइम को अनलीश करवा दिया, जिसके बाद सब सैंड मॉन्स्टर्स में बदल गए हैं। सो प्रिंस खुशी खुशी ब्यूटीफुल प्रिंसेस फरा के साथ पार्टनर करता है टू स्टॉप इट। अब इस गेम में ना वो सब कुछ है जो एक गेमर चाहेगा। इसके ऊपर मुझे याद है एक मूवी भी बनी थी और वो काफी डिसेंट मूवी थी, पर आई थिंक वो चली नहीं उतना जितना एक्सपेक्ट किया था इन लोगों ने। फ्रॉम एक्रोबैटिक गेम प्ले, पजल्स, एडवेंचर्स एंड रोमांस। बाकी इस बार टाइम प्रिंस के अगेंस्ट नहीं बल्कि उसके साथ था, क्योंकि वो डैगर की हेल्प से टाइम को रिवाइंड या फिर फ्रीज कर सकता है। सो गेम ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, गेम ऑफ द ईयर भी बना एंड अच्छी सेल्स भी होने लगी, जिसके बाद यूबीसॉफ्ट ने वॉरियर विदिन के लिए हरी झंडी दे दी। इस बार कहानी एक डार्क टर्न ले लेती है, क्योंकि प्रिंस ने टाइम रिवाइंड करके जो गलतियां करी उनका हिसाब तो कोई ना कोई लेगा ही ना। इसलिए बनाया गया डहाका को, जो प्रिंस के पीछे पड़ा है एंड उससे भागते भागते प्रिंस बहुत ज्यादा एग्रेसिव बन चुका है। जॉर्डन मेस्नर को ढाका से बहुत डर लगता था भाई। मतलब अब मुझे पता नहीं इफ आई एवर गो बैक टू दीज गेम्स मुझे कैसी फीलिंग आएगी, बट बचपन में तो मुझे बड़ी एंग्जाइटी होती थी ढाका के आसपास आने से। एटमॉस्फेयर एंड एक्सट्रीम वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, खास करके ये नया प्रिंस। मतलब कहाँ सीरीज अरेबियन नाइट से शुरू हुई थी और अब प्रिंस एनिमीज के सर उड़ा रहा है। चलिए यूबीसॉफ्ट ने कहा कि गेमर्स यही चाहते हैं और उन्हें यही मिलेगा, एंड इसलिए मेस्नर दिस इज द प्रॉब्लम विद द पीपल जो कैरेक्टर्स को इनिशियली डेवलप करते हैं, वो उस कैरेक्टर को ना ग्रो नहीं होने देना चाहते। फॉर एग्जाम्पल गॉड ऑफ वॉर में क्रेटोस का कैरेक्टर जिसने डेवलप किया है, द क्रिएटर ऑफ क्रेटोस, वो कहते हैं कि तुमने आखिरी के गेम्स में आके क्रेटोस को सॉफ्ट बना दिया, तुमने क्रेटोस को सॉफ्ट काम फादरली फिगर की तरह दिखाया है। बट पीपल लव क्रेटोस मोर नाउ। वो चाहता ही नहीं था भाई, बंदा वो क्रिएटर चाहता ही नहीं था कि उसको कभी भी उसके अग्रेसिव रोल से बाहर निकाला जाए। बट दैट्स व्हाट कैरेक्टर डेवलपमेंट इज। यंग ईयर्स में हर लड़का हर आदमी बहुत अग्रेसिव होता है, बट ओवर टाइम जैसे जैसे वो लाइफ एक्सपीरियंस करता है वो काम और शांत होता चला जाता है, उसको अपने एंगर को कंट्रोल करना आ जाता है। एंड दैट्स व्हाट क्रेटोस इज अबाउट नाउ। बट द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ क्रेटोस नेवर वांटेड दैट। वो कहते हैं कि नहीं, तुमने मेरा कैरेक्टर खराब कर दिया। तो मेरा मानना है कि क्रिएटर्स का जो क्रिएशन होता है वो अलॉट ऑफ द टाइम्स उनके इमेजिनेशन से और उनकी क्रिएटिविटी से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और उस बात को उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ने इस गेम की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब फरा तो प्रिंस को भूल चुकी थी, सो इस बार उसकी लव इंटरेस्ट बनी कलीना, जिसकी वजह से गेम को एम रेटिंग देनी पड़ी। 2004 में रिलीज के टाइम गेम अच्छा बिका, इतना भी नहीं जितना यूबीसॉफ्ट चाहता था, बट ठीक ठाक था। और कहानी का लूप क्लोज करने के लिए थर्ड पार्ट द टू थ्रोन्स पे तुरंत काम शुरू किया गया। मैलेट ने इस बार मिडल ग्राउंड चुना एंड इसलिए गेम वॉरियर विदिन के कंपैरिजन में काफी कम डार्क था। स्टोरी में दिखाया गया कि प्रिंस एंड उसकी वाइफ कलीना बेबीलोन वापस आते हैं, बट वो शहर जल रहा है क्योंकि सैंड्स ऑफ टाइम के इवेंट्स को ठीक करने के बाद इविल वजीर वापस आ चुका है। वो कलीना को मार के उसकी सोल के साथ मर्ज हो जाता है एंड प्रिंस की डार्क साइड भी वापस आ जाती है। इन सब के साथ फरा भी वापस आती है एंड वो प्रिंस की हेल्प करती है वजीर को हराने में एंड इन द एंड अपनी ही ऑल्टर ईगो डार्क प्रिंस को डिस्ट्रॉय करने में। जिसके बाद मेरा ऑनेस्टली मानना है कि अगर टू थ्रोन्स वॉरियर विदिन के लेवल पे ही डार्क होती, इनफैक्ट और ज्यादा होती, और उसमें ब्लड एंड गोर और ज्यादा होता, तो चाहे इनिशियली सेल्स कम रहते बट ओवर टाइम गेम का ऑडियंस बढ़ता चला जाता। That's what happened with Demon Souls, which was later turned into Dark Souls and later then turned into Elden Ring, और तुम सबको पता है how much people love that world. आज की डेट में ऑलमोस्ट हर ओपन वर्ल्ड गेम डार्क सोल्स पैटर्न को और डार्क सोल्स टाइप कॉम्बैट को मिमिक करने की कोशिश कर रही है जस्ट टू सेल देयर गेम। तो इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि टू थ्रोन्स को पीजी फ्रेंडली बनाने के लिए उन्होंने वॉरियर विदिन के सारे फीचर्स निकाल के बाहर कर दिए। मेरे ख्याल से अगर वो सारा वाइब मेंटेन किया जाता तो ओवर टाइम गेम को ज्यादा सक्सेस मिलता। एक हैप्पी एंडिंग होती है। वेल स्टोरी बहुत बढ़िया थी, बट 2005 में रिलीज के टाइम गेम को मिक्स्ड रिस्पांस मिला एंड गेमर्स को डार्क प्रिंस वाले सेगमेंट्स थोड़े कम ही पसंद आए। इसकी सेल्स भी कम हुई थी, बट यार बिकॉज द डार्क प्रिंस सेगमेंट बिलोंग्ड टू अ डार्क वर्ल्ड एंड इट शुड हैव बीन दैट वे, बट उसको बड़ा मतलब वो लाइट सा फील हो रहा था डार्क प्रिंस का प्रेजेंस। और मेरे ख्याल से सबसे अनोइंग चीज डार्क प्रिंस के बारे में ये थी कि तुम्हें वो फॉर्म मेंटेन करके रखने के लिए जिससे तुम्हारा प्रिंस मर ना जाए सैंड्स कलेक्ट करते रहना पड़ता था, जहां तक मुझे याद है, जिससे तुम्हारे वो सैंड्स खत्म ना हो जाए जो गोले गोले से चलते रहते थे और तुम डार्क फॉर्म में मर ना जाओ।
इस मलेट ने ना एक सेटिस्फाइंग एंडिंग दे दी थी इस एपिक सीरीज को। सो इसके साइड में ना कुछ छोटे मोटे स्पिन ऑफ गेम्स एंड पोर्ट्स आ ही रहे थे, लाइक बैटल्स ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया एंड राइवल सॉर्ड्स। गेम लॉफ्ट ने ओरिजिनल 1989 के गेम को रिमास्टर करके मोबाइल पे रिलीज कर दिया और मेशनर हॉलीवुड से बात कर रहे थे गेम के ऊपर बेस्ड एक मूवी बनाने के लिए। उन्होंने सैंड्स ऑफ टाइम की थीम एंड कैरेक्टर्स पिच किए, बट स्टोरी बिल्कुल नई होने वाली थी बिकॉज इस बार वो एक मूवी बना रहे हैं, ना कि गेम। सो सैंड मॉन्स्टर्स की जगह वो दिखाया गया जो एक मूवी में सूट करता है। हॉलीवुड ने ये मूवी एक्सेप्ट कर ली। दासना के रोल के लिए जेक को चुना गया जो बचपन से ये गेम खेलते आ रहे थे, एंड इस बार प्रिंस की लेडी थी गेमा आर्टेरन जो तमीना का रोल प्ले करती है। वैसे फन फैक्ट ये है कि मूवीज से पहले ना गेम्स में प्रिंस का कोई नाम ही नहीं था, उसे बस हम प्रिंस कहकर ही बुलाते थे। खैर, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के डायरेक्टर माइक न्यूवेल को लाया गया इस फिल्म को बनाने के लिए। इसकी शूटिंग का सेट उस टाइम के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शंस में से एक था एंड डिज्नी का प्लान था इसकी मल्टीपल फिल्म्स बनाने का। उधर 2006 I watched this movie. It's really good. And although इस मूवी की कास्टिंग से बहुत लोग को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम थी, ये कह रहे थे कि इट्स नॉट लोर फ्रेंडली, बट ऑनेस्टली जजिंग बाय द फेसेस एंड द वाइब ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द गेम, मेरे ख्याल से कास्टिंग काफी अच्छी थी। इसमें लीक्स भी आने लगे कि एक नया प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम डेवलपमेंट में है। मेशनर एंड मैलेट दोनों ने मिलकर गेम पे काम किया और 2008 में एक नया प्रिंस ऑफ पर्शिया रिलीज किया गया विद अ कंप्लीटली न्यू स्टोरी, कंप्लीटली न्यू सेटिंग एंड अ कंप्लीटली न्यू प्रिंस, जो एक बड़ा फ्लॉप था। इस बार बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ गेम का आर्ट स्टाइल काफी सुंदर तो था, बट I loved this game and it broke my heart to know कि ये गेम फ्लॉप हो गया। I loved this game, The Fertile Grounds। ये एक ओपन वर्ल्ड गेम था जहां प्रिंस कभी मरता ही नहीं है। इन शॉर्ट ये प्रिंस ऑफ पर्शिया का मजा ही नहीं दे रहा था। फिर 2010 भी पास आने लगा जिस साल मूवी रिलीज होने वाली थी, तो यूबीसॉफ्ट ने मूवी के लिए ही एक गेम भी बना दिया जिसका नाम रखा गया था द फॉरगॉटन सैंड्स। अच्छा, द प्रॉब्लम वाज नॉट कि इसमें प्रिंस मरता नहीं है। आई थिंक ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि इस गेम में ना ओपन वर्ल्ड सेक्शंस में था, जैसे मान लो एक मैप और उससे कनेक्टेड 3-4 मैप्स जहाँ पे आपको जाके लाइट सीड्स कलेक्ट करने हैं। वो लाइट सीड्स होते हैं रैंडम स्पॉट्स पे, और उन रैंडम स्पॉट्स पे पहुंचने के लिए आपको टेलीपोर्टर्स का यूज़ करना, जो कि आपको एक से दूसरी जगह जंप करने में या टेलीपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड इट एट सम पॉइंट गॉट वेरी अनोइंग, क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ द गेम एंडेड अप बीइंग कलेक्टिंग दो सीड्स, और उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। आपके स्क्रिप्टेड एनिमीज थे कुछ स्क्रिप्टेड स्पॉट्स पे, एक बार आपने वो मार दिए वो रिस्पॉन नहीं होते थे। गेम वर्ल्ड में कुछ भी और करने के लिए था नहीं, और उसके अलावा आपको बार बार उन्हीं जगहों पे घूमते रहना पड़ता था जस्ट टू फाइंड दैट वन सीड जो आपने कहीं अजीब किसी स्पॉट में मिस कर दिया है। क्योंकि जब तक आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट सीड्स कलेक्ट नहीं कर लोगे उस एरिया की स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। एंड इट वाज वेरी अनोइंग। ये सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायलॉजी में वापस गया था और सैंड्स ऑफ टाइम एंड वॉरियर विदन के बीच की कहानी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, जहां प्रिंस अपने भाई आजाद की हेल्प करेगा टू फाइट एन आर्मी। विजुअल्स एंड स्टोरी टेलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए थे, बट गेम को डिसेंट ही रिव्यूज मिले एंड ये इतना अच्छा सेल नहीं हुआ। और बात रही मूवी की, तो उसका भी सेम हाल था। इट वॉज अ फन मूवी, बट बहुत यूनिक स्टोरी लाइन वो नहीं ला पाए। Though Disney envisioned the film The New Pirates of the Caribbean, its dreams of franchise fell flat when the film only made $90 million in the US and Canada. It recouped its budget in the rest of the world, but clearly that wasn't enough money, $335 million, to greenlight a sequel. देखो प्रॉब्लम जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, ये पर्टिकुलर मूवी में प्रिंस के पावर्स कम दिखाए गए, CGI का बहुत कम जगहों पे यूज़ किया गया, जो कि डैगर के अराउंड जिसको सराउंड करना चाहिए था। लोग ऑब्वियसली गेम टाइप ऑफ एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मूवी से, जो कि नहीं देखने को मिला। दूसरा प्रॉब्लम इस मूवी का ये था कि इट वाज फॉर अ मैच्योर ऑडियंस। बच्चे इसको और इसके मैसेजेस को समझ ही नहीं सकते, एंड यू विल ओनली अंडरस्टैंड इट व्हेन यू विल गो बैक टू दिस पर्टिकुलर मूवी अब बड़े होने के बाद। तब तुम्हें समझ आएगा कि नहीं, मूवी सही थी, बट उस एज ब्रैकेट के हिसाब से मैं जज करूं, उस एज ब्रैकेट के बच्चों के हिसाब से जो गेम खेलते हैं, तो ये मूवी कुछ ज़्यादा ही स्लोली वर्ल्ड को बिल्ड कर रही थी, और वो देखने की बच्चों में पेशेंस नहीं होती। इसकी वजह से वो इतनी नहीं चली एंड उसके सीक्वल्स के प्लान कैंसिल कर दिए गए। उसके बाद से 10-12 साल तक प्रिंस ऑफ पर्शिया में कुछ खास आया ही नहीं है। हाँ, मोबाइल गेम्स लाइक प्रिंस ऑफ पर्शिया एस्केप और एस्केप 2 रिलीज हुए, बट मेन गेम नहीं आई है। 2010 में प्रिंस ऑफ पर्शिया रिडेम्पशन नाम के गेम का आइडिया पिच किया गया था, बट वो रिजेक्ट कर दिया गया, जिसका गेम प्ले एक्चुअली 10 साल बाद यूट्यूब पे लीक हुआ। फिर दिस इज स्ट्रेट अप सीन्स फ्रॉम Assassin's Creed Brotherhood, जो मुझे ध्यान आ रहा है, probably Assassin's Creed 3,
वॉर के सीन्स में कुछ ऐसा ही सीक्वल था, बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे ऐसा ही याद आ रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली वो आइडियाज़ आगे असैसिन्स क्रीड के लिए यूज़ कर लिए गए, बट प्रिंस ऑफ पर्शिया कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ सेल्स नंबर्स। 2013 के टाइम पे मेलेट एक अपडेट देते हैं कि प्रिंस ऑफ पर्शिया सीरीज पॉज पे है, और अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि एक 2.5D प्लेटफॉर्मर गेम आ रहा है जिसका नाम है प्रिंस ऑफ पर्शिया द लॉस्ट क्राउन, एंड सैंड्स ऑफ टाइम का रीमेक भी डेवलपमेंट में है एट यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल। लेकिन सवाल आता है कि यार जिस सीरीज के इतने एक्टिवली गेम्स आए 1990s में 2000s में, ऐसा क्या हो गया कि 2010s में उसका कोई मेजर गेम आया ही नहीं। वेल, काफी प्रॉब्लम्स की जड़ एक्चुअली पैसा होती है। हाँ, भली प्रिंस एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड था, बट वॉरियर विद इन, द टू थ्रोन्स एंड उसके बाद वाली गेम्स ने कुछ खास पैसा नहीं कमाया, जिसकी वजह से वो यूबीसॉफ्ट के लिए इतनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। एंड फाइनल नेल इन द कॉफिन था असैसिन्स क्रीड। पैट्रिस डेसिलेट्स को ऑर्डर मिला था एक नया प्रिंस ऑफ पर्शिया बनाने के लिए जो एक्शन एडवेंचर जॉनर को रिडिफाइन कर देगा। सो वो सोच में पड़ गया कि यार इस बार क्या नया किया जाए, एंड फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि प्रिंस को एक्चुअली में एक्शन के रोल में होना ही नहीं चाहिए। प्रिंस तो एक्चुअली में अपने माँ बाप के बाद किसी साम्राज्य की गद्दी संभालता है। तो एक्सपेरिमेंट करने लगे जिसमें आप प्रिंस नहीं बल्कि एक प्रिंस के लिए काम कर रहे हो, उसके नंबर 2 आदमी हो। सीक्रेट सोसाइटीज में रिसर्च करने के बाद उन्हें असैसिन्स के ऊपर फोकस करने का सोचा जो पर्शिया में बहुत मिलते थे उस टाइम पे। इस बार गेम को ओपन वर्ल्ड रखा गया जिसमें बड़े शहर और क्राउड्स थे। नाम तो इसका प्रिंस ऑफ पर्शिया असैसिन रखा गया था, बट क्लियरली ये उससे बहुत दूर जा रहा था, एंड इसलिए इसे एक नई सीरीज में बदल दिया गया। जब गेम रिलीज हुआ विद द नेम ऑफ असैसिन्स क्रीड इन 2007, तो यूबीसॉफ्ट शॉक्ड था क्योंकि एक बिल्कुल ही नए गेम के पहले साल में 10-11 मिलियन कॉपीज सेल हो गई थी, जबकि एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड प्रिंस ऑफ पर्शिया की सेल्स सिर्फ 2-3 मिलियन की थी। ये ऑलमोस्ट हर जगह होता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा वर्ल्ड में हर चीज़ का एल्गोरिदम रिग्ड है इस तरीके से कि अ लॉट ऑफ द टाइम, जैसे मैं तुम्हें बस यूट्यूब के एग्जांपल से बताता हूँ, एक वीडियो आपने बनाया वो बहुत अच्छा बना पर उस पर व्यूज़ नहीं आए। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये रिकमेंड करते दिखते हैं कि उस वीडियो को ना बार बार कुछ टाइम बाद रीअपलोड करते रहो विद अ डिफरेंट नेम एंड अ डिफरेंट थंबनेल। आज नहीं तो कल, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है उस वीडियो में और आपको पता है वो व्यूज पकड़ लेगा और वायरल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली यही चीज प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ हुई। ऑल्दो गेम का बेस कॉन्सेप्ट वही था, बट एज सुन एज नाम चेंज किया गया एकदम से गेम उड़ गई। अच्छा, दोनों में सेम हो रहा है, बट क्लियरली असैसिन्स क्रीड ज्यादा सेल हो रही है। एंड जैसे जैसे और भी ज्यादा असैसिन्स क्रीड गेम्स आए, वो एक्चुअली में यूबीसॉफ्ट के लिए सोने के अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई और उसका प्रिंस ऑफ पर्शिया पर से फोकस चला गया, जिसकी बेस्ट गेम्स लाइक वॉरियर विद इन एंड द टू थ्रोन्स की भी कुछ बस 1-2 मिलियन सेल्स ही हुई थी। ऑफिशियल नंबर्स तो नहीं पता, बट माना जाता है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया की टोटल सेल्स आज तक 20 मिलियन की हुई है, जबकि असैसिन्स क्रीड ने कुल मिलाकर 200 मिलियन से भी ज्यादा सेल्स कर दी है। 10 गुना का फर्क है। एंड इसलिए आप शायद समझ पा रहे होंगे कि क्यों यूबीसॉफ्ट का फोकस असैसिन्स क्रीड पे चला गया था एंड प्रिंस ऑफ पर्शिया से कम हो गया था। यूबीसॉफ्ट एक बहुत गलत काम भी करता है। आई डोंट नो व्हाई दे कीप रशिंग देयर गेम्स। मुझे याद है जब वॉच डॉग्स रिलीज होने वाली थी तो सबको लगा था E3 ट्रेलर देख के कि ये जो वर्ल्ड है दिस विल बी द नेक्स्ट GTA। स्पेशली अगर तुम पहला पार्ट जाके खेलो तो गेम का वाइब बहुत अलग है, बट क्योंकि चीजें अनपॉलिश्ड छोड़ दी गई तो वो गेम कहीं गुम हो गई। यू नो व्हाट बॉयज, मुझे ना अब टू थ्रोन्स खेलने की हो रही है चुल, तो मैं ढूंढ के डाउनलोड करता हूँ एंड लेट्स प्ले इट टुगेदर। मैं गेम प्ले बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, बट 2-3 चेक पॉइंट्स तक खेल के देखते हैं कि आज के टाइम में ये गेम कैसी फील होती है। ओके बॉयज, कौन सा मोड चूज करें? आई थिंक आई एम गोना गो विद हार्ड मोड बिकॉज नॉर्मल एंड इजी इज फॉर पुसीज मैन। कम ऑन। आई होप मेरी वाट ना लग जाए हार्ड पे लगा के, क्योंकि मैं कंट्रोलर से खेल रहा हूँ, ठीक है? और मैंने जब फर्स्ट टाइम खेली थी मैंने माउस से खेली थी। Some are small, some are large. But his mistake, born of innocence, fueled by pride, was the greatest and most terrible of them all. Some believed when the prince journeyed to the island of time to escape death that he returned alone. The amulet destroyed, the Dahaka appeased, the empress dead. The prince was free at last, but this is not how it happened. The truth is that he chose to save me from my destiny. In doing so, he set me free and doomed us all. Prince, of all the possible futures, this one held the most promise that something has changed.
Do not worry, Kailina. No harm will come to you in Babylon. I promise. Kailina was a baddie. Look, we are nearly home. No. Kailina! Kailina! As our ship lay sinking in the harbor, the prince found himself in a city quite different from the one he left behind. The normally busy wharves were now decimated. Blood-spattered awnings and splintered door frames were all that waited to greet him. And the people, merchants, beggars, fishermen, were nowhere to be found. Others had taken their place. Guys, हाथ चेक करो. Hot hands. Let her go! मुझे मेरी मेमोरीज खराब हो रही है भाई. मुझे ऐसा याद आता था कि बेटर ग्राफिक्स थे, बट इसकी बॉडी देखो तुम. Now this is the magic that's missing from the games these days. ये cool intros जो properly world को build करते थे, ये narrations कि गेम ने तुम्हें पहले सेकंड से हुक कर लिया है. अब तुम्हारा इंटरेस्ट बन चुका है ये जानने में कि भाई आगे क्या होगा. What will happen to him? What will happen to his love interest, to his kingdom? ये जानने का जो मन होता था वो आजकल की गेम्स में नहीं है. A lot of the times I find myself क्विटिंग गेम्स बीच में ही, क्योंकि मुझे उनमें मज़ा आना बंद हो जाता है. मुझे उनकी स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है इंटरेस्ट रहता ही नहीं है. तो मैं उनको बीच में छोड़ के और दूसरी गेम खेलने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल की गेम्स में यही मिसिंग है. दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग. Haunted by visions from his past, the dockside tavern where he'd spent many late nights was now reduced to cinders. Babylon's proud armada, which he would often come to greet, lay cracked and broken, cast to the bottom of the Euphrates. क्या कर रहा हूँ ये मैं. There you go. To run along the wall, run next to the wall while holding our shoulder. Okay. Okay. Got it. तो मेरे ख्याल से ये प्रिंस के ही सोल्जर्स हैं जिनको माइंड कंट्रोल कर लिया गया है, जहाँ तक मुझे गेम याद है. नॉट श्योर दो. अब जब मैं सोच रहा हूँ तो ध्यान से आउटफिट देखो प्रिंस का. एग्जैक्टली ये आउटफिट अल्तायर का असैसिन्स क्रीड 1 का मास्टर असैसिन आउटफिट है, और एजियो आल्दितोरे का भी. अगर तुम असैसिन्स क्रीड रेवलेशंस ब्रदरहुड में आउटफिट्स देखोगे मास्टर असैसिन वाले, एकदम सेम थीम पे. तो यू कैन सी ऑलरेडी
कि यूबीसॉफ्ट के गेम्स वाज ऑलवेज अबाउट parkour and less about the gameplay itself. It was more about storytelling and the world building. Everywhere there are signs of battle. But what of Babylon's guard? Where have they all gone? Move left analog stick towards the column and press A to jump. Like this. Oh. अब क्या? Oh no. Oh no. Everywhere there are signs of battle. But what of Babylon's guard? Oh, okay. पानी से हेल्थ मिलती है. I remember. Should I continue from here when you return? Yes. This is a fine place to start the tale next time. क्या लिखा है? When the icon appears on your screen, press L trigger for landscape camera. Okay. So we have two enemies ना, एक ऊपर एक नीचे. Let's see. मैं कोशिश करूँगा कि इनको stealthily मारूं because I don't know. इस गेम में भिड़ना बहुत स्मार्ट ऑप्शन Why नहीं है is it that क्योंकि every time disaster strikes, I find myself without a proper blade? Still, it's better than nothing. क्योंकि अगर 2-3 एनिमीज के तुम बीच में फंस जाते हो तो मुझे याद है कि वो अटैक स्पैम कर करके और तुम्हें कॉर्नर कर लेते हैं, तो इसीलिए जितना स्टेल्थीली खेलो उतना स्मार्ट है. You know, this is one of the mechanics I wish Assassin's Creed ने borrow किए होते इस गेम से, because instant executions with the hidden blade वो इतना फन नहीं है जितना ये करना है कि आपको थोड़ा बहुत बटन्स को कॉम्बो करना पड़ रहा है. कहाँ जाऊँ? नीचे तो मर जाएगा ये. अच्छा ये रहा. इससे लड़ना ही पड़ेगा. ओके. ओके थोड़ा थोड़ा मुझे ध्यान है. अरे मर क्यों नहीं रहा भाई, मजा है. Press B to pick a weapon. Let's go. We have a sword now. क्या मैं पानी पी सकता हूँ रैंडमली? आई रिमेंबर रैंडमली पानी पीना पॉसिबल था ऐसे वाटर सोर्सेज पे, अगर तुम्हारी हेल्थ कम हो जाए तो. अभी हेल्थ कम नहीं है तो शायद मैं पी नहीं पा रहा हूँ.
बट पॉसिबल था इस गेम में ऐसे, एज फार एज आई रिमेम्बर। Kylina! No! No way into the city now. I will have to climb this siege tower and enter from above. बचपन में जब मैं ये कट सीन्स देखा करता था ना, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये स्क्रिप्टेड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता था कि अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो मैं शायद समहाउ काइलिना को पहले ही सेव कर पाऊँ और उसके साथ स्टोरी आगे बढ़ पाए। बट आई डिड नॉट नो कि ये सब स्क्रिप्टेड है और वो एक सर्टन जगह पे आके कट सीन ट्रिगर होता है जिसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आई यूज टू रश टू द नेक्स्ट स्टेज कि इससे पहले ये उसको और दूर ले जाए, मैं जल्दी पहुंच जाऊँ। I was a dumbass. Ah, damn. Press B to throw weapon. Ah, damn it. Damn it. R shoulder to block. I'll just keep spamming this. What if I go and do a wall run? Can I do that? What if I... Okay. Oh, I can do something with that. Go. हाँ, nice. आई रिमेंबर एक डैश फीचर हुआ करता था कि वॉल से मैं पकड़ के डैश कर सकता हूँ। ज़्यादा मौज मस्ती कर लिया मैंने, मेरी हेल्थ गिर गई है बिल्कुल ही। वेपन उठाऊं। There you go. Oh. अब मुझे हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Intent on bringing harm to my family. अगर मुझे हेल्थ नहीं मिली और मैं गलती से भी कॉम्बैट में आ गया किसी के साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो या तो अब मुझे स्टेल्थ प्ले करना पड़ेगा या फिर मुझे एक भी हिट नहीं लेना है, बिकॉज एक ही हिट ले सकता हूँ मैं। I've been at sea, and every day spent dreaming of my return to Babylon. But never, in all my visions of the future, did I suspect a homecoming such as this. War. It is the only answer. But war with who? And why? यहाँ से कहाँ हो गया? I really don't want to fight this guy. और जहाँ तक मुझे याद है कबूतर उड़ते ही हाँ ये चौकन्ना हो जाता है। Okay. No.
shot an arrow in my ass, bro. बेचे तशरीफ में तीर मारा है तूने, देख लो मैं तुझे. What if I... Oh, yes. Oh no. Messed up. काफी बुरा था, but I'll take it. One down. ओके मुझे वापस आना पड़ेगा, वहां कूदूंगा तो वो अलर्ट हो जाएगा. मैं इसके पीछे जाऊंगा एंड बैम, इजी. You should know that it was not love that drove him, but duty. I was his responsibility. He had made a promise that was now broken and undone. As with all mistakes he had made, the prince meant to fix this. A noble goal, to be certain, but a selfish one as well. For he was motivated to ease his own pain. डैम, बहुत सारी चीज़ें मैं बचपन में समझा ही नहीं हूँ, तो आई डोंट नो, अब मुझे प्रॉपरली स्टोरी याद नहीं है. बट अभी उसने कहा है कि इट वाज नॉट लव जिसकी वजह से वो उसको बचाने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक था. इट वाज अबाउट ड्यूटी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था और वो टूट गया. तो नाउ ही इज़ ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स लाइक ही ऑलवेज डज. और ये एग्जैक्टली इस तरह के कट सीन्स जहाँ मुझे ऐसे काइलिना जाते हुए दिख रही है एक डोर के पीछे, इनकी वजह से ही मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो मैं दरवाज़ा बंद होने से पहले शायद उसको बचा लूंगा. Oh no! Guys, check that out. Check that out. Oh shit भाई, बुड्ढे को अपर कट्स मार रहा है भाई, ये देखो. Oh damn. Hell no भाई. I love the graphics. I know these streets. Knew them anyway. I must keep pace with ये देखो Kylie देखो, and ऐसा find लगता है ना, the one responsible for this. ऐसा लगता है ना कि जल्दी पहुंच जाऊं. I'll be able to take them out. Easy. Sword चेंज कर लूं, क्योंकि sword का हेल्थ कम होता रहता है यहाँ. जंप. अभी अगर मर गया होता ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था. तो वैसे तो इतना कूदता, 10 फीट की दीवार से मर जाता है गिर के. जंप टू द, अच्छा ऊपर डायरेक्ट कूदना है. ओके.
यहाँ कोई है क्या? थे यार। ओह, ये मैंने कैसे किया? ओके I'm trying to figure out मैंने वो कॉम्बो कैसे किया है, और उस चक्कर में मेरी हेल्थ खत्म हो गई। अभी I'll just kill this guy। अगर मैं नीचे जा पाऊँ, जो कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि वाटर सोर्सेज से हेल्थ मिलती है, आई रिमेम्बर। चलो कॉम्बो फिगर आउट करेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओह यस, मैं सोच ही रहा था एक डैश का कॉम्बो था। क्या हो रहा है? Was there no lock feature in this game? क्या चल रहा है भाई? अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। नॉर्मल एंड इजी इज फॉर पुसीज मैन, कम ऑन। ये गेम को हार्ड मोड पे खेलने का मतलब ये है कि एनिमी की हेल्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आप जो डैमेज करोगे वो कम हो जाएगी। और यूबीसॉफ्ट सालों से इसी मेथड को घिस रहा है अपने गेम्स में, और इसी वजह से जो लेटेस्ट गेम्स है असैसिन्स क्रीड की जैसे ऑडिसी, उसमें इतना ज़्यादा ब्लोट कर देते हैं ये एनिमी हेल्थ को कि उसको खेलना और लेवल अप करना उस गेम में बहुत मुश्किल हो जाता है हायर लेवल्स पे। आज तक इन्होंने ये मेथड चेंज नहीं किया गेम्स में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का। क्रेजी। एक बार मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा। अबे ठीक है भाई, फेंक ले तू तलवार। एक बचेगा ना, फिर एक्सपेरिमेंट करूंगा। स्पैम। आजा 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 आजा। उठाना है तलवार। ओके, Y और X से कॉम्बोज हैं। लास्ट टाइम मैं एग्जैक्टली मरा कैसे हूँ भाई?
I'm scared now. अगर मैं कूदा और मैं मर गया. Okay, okay. Normal and easy is for pussies, man. Come on. No way. There you go. एक कॉम्बो मुझे समझ आ गया है. मारना क्या हो गया? भाई मारता ही नहीं. छोड़ना धीर छोड़. क्या मैं साले, तुझे भी देख लूंगा मैं. Damn, nice. तो गाइज मैं फाइनली सेम जगह में पहुंच चुका हूं, वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो हेल्थ के साथ. और मैंने फिगर आउट कर लिया है कि यहाँ पे करना क्या था. तो मैं तब से सोच रहा हूँ कि ये जो पीछे वाला वॉल है ना, ग्राफिक्स की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा पीछे है, बट एंड्स अप कि आप इस पे वॉल रन. Normal and easy is for pussies, man. Come on. Okay. Okay. Boys, it's the moment of truth. I don't know what to do. मैं 3 बार कूद मार के देख चुका हूँ. मैं एक बार बहुत शाना बन के बॉल रन करके देख चुका हूँ, और कूद मारने के अलावा अभी भी मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है. So I'm gonna do what I have been doing for so long, just hoping कि somehow वो same चीज़ work कर जाए. There goes nothing, भाई. Oh damn, भाई. This game. I knew भाई कुछ मैकेनिक्स का लोचा. भाई क्या बदतमीज गेम है. I remember इसको तोड़ने से weapons मिलते थे. Just there you go. Remember Rage of Darius XXYYY. Let me try that. XXYYY. XXYYY. दीवार में मारने से मेरे sword की health जा रही है. XXYYY. Oh, that's how it works.
XX YYY। नीचे जाके ट्राई करता हूँ, यहाँ स्पेस ही नहीं है। Bro, you got to be kidding me, भाई। तो बस भाइयों, आज के लिए इतना ही। चाहे ये गेम कितनी भी आसान क्यों ना हो, बिकॉज इट्स ओल्ड गेम, बट इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। और द ओनली थिंग राइट नाउ जो इस गेम को मेरे लिए डिफिकल्ट बना रहा है, दैट्स द फाइटिंग मैकेनिक्स। तो एज लॉन्ग एज तुम फाइट में नहीं घुसते और स्टेल्दीली गेम खेलते रहते हो, तुम बहुत आसानी से गेम क्लियर कर पाओगे। तो दिस इज इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।